आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये 5th लेक्चर है सीरीज में, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड फर्मी एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और धीमे धीमे देखते हैं हम लोग क्यों हमें इनके बारे में जानना चाहिए। तो फर्स्ट मोटिवेशन मैं आपको बताऊं तो अगर आपको जानना है किसी भी डिवाइस में कि कैरियर कंसंट्रेशन कितना है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री होल्स हैं, फ्री कैरियर कंसंट्रेशन अगर आपको जानना है तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड फर्मी एनर्जी दोनों जानना पड़ेगा और दोनों का मल्टीप्लाई करके ही आपका फ्री कैरियर कंसंट्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये अब अलग अलग हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या बताता है, फर्मी एनर्जी क्या बताता है। तो पहला है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इट कम्स फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स और ये हमें बताता है कि कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर एनर्जी। मतलब ये कोई सपोज रेंज है, ये एनर्जी है, रेंज है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन है या नहीं ये नहीं पता, बट कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सपोज एक स्टेडियम का एग्जांपल लूं मैं, तो स्टेडियम में जो ग्राउंड है उसमें आप स्पेक्टेटर नहीं बैठ सकते हैं, जो गेम देखने आए वो ग्राउंड में नहीं बैठ सकते हैं, स्टेडियम की जो सीट्स होती है वहीं पे बैठ सकते हैं। तो कितने बैठे ये नहीं पता, लेकिन कितने बैठ सकते हैं, तो जैसे कोई भी स्टेडियम है उसमें 50,000 लोग बैठ सकते हैं, तो 50,000 है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। समझ रहे हैं कि 50,000 स्टेडियम में बैठ सकते हैं, ग्राउंड के बीच में नहीं बैठ सकते, यहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं है, बट स्टेडियम में जहां पे सीट्स है वहां पे 50,000 लोग बैठ सकते हैं। हो सकता है किसी मैच में 0 भी लोग हों, लेकिन उससे मतलब नहीं, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी डेंसिटी हो सकती है वहां पे, उसका सर्टेन फंक्शन होता है। कंडक्शन बैंड में होता है, उसको जीसी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस बैंड में होता है जीबी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फंक्शन होता है जो कि रूट ई माइनस ईसी से के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी कि पर एनर्जी बताएगा, ये पर एनर्जी नंबर ऑफ स्टेट पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये सिंपल सा ग्राफ होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। तो ये किस तरीके से स्टेट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए ये एनर्जी बढ़ रही है, तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेट्स बढ़ती जाती हैं। इधर होल्स के लिए ये, तो जैसे जैसे स्टेट नीचे होल के लिए इधर को एनर्जी बढ़ता है, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट ऐसे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेट्स मालूम पड़ी है, सिंपल सी बात। जैसे मैंने एक बार और एनालॉजी देख लेते हैं, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड में एक स्टेट्स कितनी है, कितने प्लेयर बैठ सकते हैं, कितने स्पेक्टेटर बैठ सकते हैं, 0। आउटसाइड जितनी सीट्स हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट कितनी है, इक्वल टू सीट्स। ठीक है, तो यही डेंसिटी ऑफ स्टेट से हमें मालूम पड़ता है। तो कंडक्स यहाँ की स्टेट्स अलग हैं और यहाँ की अलग है, इस तरीके से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस बैंड डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं, इसको कंडक्शन बैंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो अब हमें मालूम पड़ गया है कि कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा, अभी हम लोगों को पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है इसका क्या चांस है ये भी पता करना जरूरी है, तभी आप जान पाएंगे कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है या होल्स है। तो फर्मी फंक्शन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्मी कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम लोगों को पता है कि कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन या होल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टेट्स अवेलेबल हैं, किसकी इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये फर्मी फंक्शन बताता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेट एट पर्टिकुलर एनर्जी इज टोल्ड बाय फर्मी फंक्शन। तो जो हम लोग एनालॉजी ले रहे थे, ग्राउंड है, यहाँ पे स्पेक्टेटर है, तो यहाँ पे स्पेक्टेटर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हर एक सीट की भरने की हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो पूरा ग्राउंड 50% भरा होगा। जो सपोज 50,000 है तो 25,000 आपके स्पेक्टेटर होंगे। कैसे, तो नंबर ऑफ स्पेक्टेटर कैसे निकालेंगे आप, डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू उनकी प्रोबेबिलिटी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट सपोज 50,000 सीट्स हैं और प्रोबेबिलिटी कितनी हर एक सीट की, 1/2, तो 25,000 सीट्स फिल्ड होंगी।
तो ये हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन में या बैलेंस बैंड में। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि Fe जो है फंक्शन है, फर्मी फंक्शन बताता है प्रोबेबिलिटी दैट ए एनर्जी E इज ऑक्युपाइड, सर्टेन एनर्जी इज ऑक्युपाइड विथ इलेक्ट्रॉन और नॉट, और अनऑक्युपाइड, क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल 1 प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेशन इज इक्वल टू 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेशन क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइड। सिंपल, हेड या टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल 1 ही होती है ना। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, 1 माइनस टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फर्मी फंक्शन हमें मालूम पड़ गया, ये बताता है कि अभी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी भी स्टेट को इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई होने की। कोई भी स्टेट इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई है, ये फर्मी फंक्शन से हमें मालूम पड़ता है उसकी प्रोबेबिलिटी। और डेंसिटी ऑफ स्टेट से हमें क्या मालूम पड़ता है, कितनी स्टेट्स अवेलेबल है सर्टेन एनर्जी में। तो दोनों फंक्शन नोन होने चाहिए, तभी आपका नेट नंबर ऑफ कैरियर्स आएंगे। तो फर्मी फंक्शन क्या है, Fe इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। तो अगर E माइनस ई एफ बाई इज ग्रेटर देन के टी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 0 केल्विन पे। तो E इज ग्रेटर देन 1/1 प्लस ई पावर इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ के लिए ये 0 हो जाएगा। जब E माइनस ई एफ इज लेस देन के टी, तो Fe क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ई पावर, ये आप यहाँ पे रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट को 0 लिख देंगे तो 1 हो जाएगा, इधर के लिए 1 हो जाएगा। और T इक्वल टू 0 पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि E इक्वल टू E, अगर हम E इक्वल टू ई एफ पे देखें, E इक्वल टू ई एफ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई पावर 0/0। तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसको सर्टेन टेम्परेचर पे देख सकते हैं। तो T इक्वल टू 1 केल्विन पे भी अगर आप देखेंगे तो Fe इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर E इक्वल टू ई एफ पे 0/1 केल्विन, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1/2। और T इक्वल टू और किसी भी टेम्परेचर पे देखेंगे तो E इक्वल टू ई एफ इक्वल टू हाफ ही आएगा। प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना आएगा, हाफ ई एफ पे। तो बट T इक्वल टू 0 केल्विन पे ये आइडियल केस है और ये डिसकंटिन्यूटी है। बट जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये फंक्शन ऐसे मूव करेगा, जितनी यहाँ से स्टेट्स खाली होती जाएंगी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की ज्यादा होती जाएगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली करते जाएंगे। कैसे आप समझें कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली होते जाए, जो अनऑक्युपाइड होती जा रही है स्टेट, ठीक है। तो ये फर्मी फंक्शन को ऐसे हमने ड्रॉ कर रखा है। सर्टेन टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो इसे आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये सपोज T1 है, ये T1 है, ये T2 है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, और स्टेट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो एट T इक्वल टू 0 ऑक्यूपेशन इज डिजिटल, मतलब 1 और 0 में है, पूरी स्टेट्स यहाँ पे फिल्ड है। ऑब्वियसली T इक्वल टू 0 केल्विन पे कोई भी एनर्जी नहीं है, तो पूरे बैलेंस बैंड में सभी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, बैलेंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। और फर्मी फंक्शन का होगा जहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाफ, तो कहीं बीच में होगा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे बताने की स्लाइड में हम कोशिश कर रहे हैं कि T इक्वल टू ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी इज रिड्यूस विद इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। E इक्वल टू ई एफ पे 1/2 रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, तो कोई भी टेम्परेचर लें लेकिन फर्मी फंक्शन हाफ ही होगा एट E इक्वल टू ई एफ। क्यों, एक बार हम लोग देख लेते हैं। Fe इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ, E इक्वल टू ई एफ रख दोगे तो ये 0/T, ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो ये रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर E इक्वल टू ई एफ एक पॉइंट दे दिया जिसपे
इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, तो होल भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। और ये फर्मी फंक्शन कहां पे वैलिड होता है कॉन्सेप्ट? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ये भी ध्यान रखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम पे वैलिड होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? क्लोज सिस्टम जिसमें कोई एनर्जी का आप इनपुट और आउटपुट नहीं कर रहे हैं। क्लोज सिस्टम मतलब इन एंड आउट नहीं हो रहा है एनर्जी, और स्टडी स्टेट, कोई भी प्रोसेस टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लोज सिस्टम मींस कोई भी सिस्टम है जिसमें कोई भी एनर्जी आ नहीं रही है, उससे कोई भी एनर्जी जा नहीं रही है, एकदम बंद है, और इसमें कोई भी प्रोसेस dt के साथ टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, मतलब जीरो है, डेरिवेशन किसी का भी डेरिवेटिव जीरो है। ठीक है, और ये पॉइंट तो हम समझ से, एट हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड लिविंग मोर लोअर एनर्जी स्टेट अनऑक्यूपाइड। यहाँ पे स्टेट्स अनऑक्यूपाइड होती जा रही है और यहाँ पे ऑक्यूपाइड होती जा रही है। ओके, तो एट T इक्वल टू 450 केल्विन पे KT कितना होगा? 39 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.039 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम देखें इंट्रिंसिक केस में, इंट्रिंसिक केस आप समझ रहे हैं, जहां पे कोई भी डोपिंग नहीं की है, तो यहाँ कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे वैलेंस बैंड है, इंट्रिंसिक लेवल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फर्मी लेवल कहाँ होगा? बीच में होगा। तो ये फंक्शन आप ये ले लीजिए, ये बैलेंस बैंड है, ये उल्टा ड्रॉप वर्टिकल ड्रॉप ये होगा, ये कंडक्शन बैंड है, और इंट्रिंसिक लेवल कहाँ होगा? ये EI, और यहीं पे होगा EF, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। अब इसी से फंक्शन ऐसा मूव करेगा। तो यहाँ पे तो स्टेट्स हैं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे होल्स की पाए जाने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब होल्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इन पॉइंट्स पे होल्स कितना है? इन पॉइंट्स पे डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना है? जीरो, क्योंकि बैंड गैप जो है उसमें कोई भी डेंसिटी नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट बिटवीन बैंड गैप इज जीरो। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट जीरो है, और यहाँ पे बहुत कम है स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम आते हैं, 10⁻10, हल्का सा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऐसा होगा, और समवॉट आपका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा वो बहुत थोड़ा एरिया देगा, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं इंट्रिंसिक के केस में T इक्वल टू 450 केल्विन पे भी। अब यही आप देखिए डोनर केस में, डोनर के केस में क्या होगा कि यहाँ पे डोनर लेवल है, तो डोनर लेवल के आसपास ही कहीं पे फर्मी लेवल होगा। ठीक है, T इक्वल टू 450 केल्विन पे, तो पूरा फर्मी लेवल यहाँ पे आके मिडिल पॉइंट से आके आगे मूव कर गया, और यहाँ पे तो होल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जीरो है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो सडनली इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन यहाँ पे ऐसा है और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऐसा है, तो कैरियर कंसंट्रेशन का एरिया कितना हो जाएगा? इतना संभव। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। और होल्स को निकालने के लिए यहाँ पे बहुत कम एरिया अनऑक्यूपाइड होगा, नेग्लिजिबल समवॉट। लेकिन एक्सेप्टर के केस में उल्टा हो जाएगा कि फर्मी लेवल यहाँ मूव कर गया बैलेंस बैंड के पास, जो हम लोग डिस्कस किए हैं एक बार, बैलेंस बैंड के पास फर्मी लेवल मूव कर गया, तो ऑक्यूपाइड स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, फर्मी फॉर इलेक्ट्रॉन है, पर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है? जीरो। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा किया हुआ है, और अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब होल्स भी है, होल्स की प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, so does the density of electron occupying the state and energy between E and E plus DE कैसे निकालेंगे? कि अगर जैसे मैंने ग्राउंड का एनालॉजी लिया था कि आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स किसके बराबर हो गई? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के एनालॉजी के लिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कमिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ सीट ऑक्यूपेशन कितनी है? सपोज 1/2 है, तो ये फर्मी फंक्शन हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड या फिर नंबर ऑफ पीपल इन स्टेडियम आ जाएगा। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सीट्स इनटू फर्मी फंक्शन। तो ऐसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है और फर्मी फंक्शन ऐसा कहीं मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन की ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका फर्मी फंक्शन इनटू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। ऐसी नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएगा, फर्मी फंक्शन। तो नंबर ऑफ होल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि पाए इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एफ ई है, तो इलेक्ट्रॉन ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो होल्स है, तो 1 माइनस एफ ई इंटू डेंसिटी ऑफ इट्स स्टेट इन बैलेंस बैंड। यही यहाँ पे बताया गया है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये होल्स दे देगा पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑब्वियसली क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ स्टेट ये सब पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहाँ पे 1 माइनस एफ ई किया है, इसका ध्यान रखना है। एक बार और समझ लो, एफ ई जो है वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर होल्स की आपको निकालनी है, होल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहां पे तो होंगे। तो 1 माइनस एफ ई क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए होल इज 1 माइनस एफ ई, बिकॉज एफ ई इज फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 माइनस एफ ई इज फाइंडिंग नॉट इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स फाइंडिंग ऑफ होल, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे होल है। तो ये एक ग्राफ एकदम क्लियर नहीं है, बट थोड़ा समझने के लिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, ये ऑक्यूपेशन स्टेट्स है, मतलब फर्मी फंक्शन है। ये टोटल मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन स्टेट का, तो आ जाएगा कैरियर कंसंट्रेशन। अब एक के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, इंट्रिंसिक के केस में लेते हैं। यहाँ पे इंट्रिंसिक में बीच में फर्मी लेवल है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो गई कंडक्शन बैंड की, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप कर दोगे, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत छोटा सा एरिया जो है यहाँ पे वो आ रहा है, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एरिया क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होल्स के लिए आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो गया बैलेंस बैंड का, ओके। और अब नंबर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग होल्स क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, 1 से इसको रिमूव कर दो तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और ये छोटा सा एरिया अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आ जाएगा, ये नंबर ऑफ होल्स आ गए। लेकिन एक चीज देखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्योंकि बीच में होता है फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक और फर्मी लेवल दोनों एक ही जगह होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर ही रहेंगे, सम वॉट बराबर होंगे, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अभी समझने के लिए आप देखिए बहुत मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और होने भी चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स शुड बी इक्वल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो समराइज क्या किया कि ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वांटम स्टेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम गवर्न बाय फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू फर्मी फंक्शन। अगर एग्जैक्टली कहें इलेक्ट्रॉन तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू फर्मी फंक्शन, और डेंसिटी अगर होल्स निकालने हैं नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट इनटू 1 माइनस फाइंडिंग ऑफ होल्स, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं एक बार बता दी इस लेक्चर में, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम जो फर्मी फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये खाली थर्मल इक्विलिब्रियम पे वैलिड होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्लोज सिस्टम, फर्स्ट कंडीशन क्लोज सिस्टम। जैसे कोई सेमीकंडक्टर है तो हम क्या मानते हैं, ये बंद है, इस पे कोई एनर्जी नहीं आ रही है, ना इसका एनर्जी कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है एनर्जी का, एकदम बंद है ये सेमीकंडक्टर। और दूसरा स्टडी स्टेट में कि सभी प्रोसेस कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। थैंक यू।